आपके साथ आपके पिछले पेपर की आंसर की लेके मैं हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सामने आपका पेपर और अब इसका सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान। तो यहाँ आपका आंसर होगा अर्थ का निर्माण। ठीक है, देखो आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं मैं आपको उस बारे में भी बताऊंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामग्री केवल दृश्य सामग्री का उदाहरण है? रेडियो, पुस्तक, टेलीविज़न और वीडियो कैसेट्स। ये तो बहुत इजी है, पुस्तक जो केवल दृश्य सामग्री है। अगला देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। अब ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि सबसे पहले चारों उत्तर पढ़ने हैं। जो बिल्कुल नहीं लगता कि नहीं ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, उसको आप काट दीजिए। जैसे पहला पढ़ते हैं, हमारा प्रश्न है कि रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना या बच्चों को अभिनय सिखाना। तो देखिए यहाँ बात हो रही है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले की। तो प्राथमिक कक्षाओं में जब रोल प्ले की बात होती है तो पहला वापस पढ़ लिए, एक पद्धति में के रूप में इसका उपयोग करना, बिल्कुल लग रहा है ये सही है। दूसरा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ये हो सकता है। तीसरा, बच्चों को अनुशासित रखना, नहीं ये तो नहीं लग रहा। चौथा, बच्चों को अभिनय सिखाना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मुख्य जो है वो हमारा इन दोनों में से एक होगा। और आप थोड़ा सा अगर खुद को ज़ोर देंगे तो आपको जो एक सभी में सही उत्तर लगने वाला जो आंसर होगा वो लगेगा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां करना। अब देखिए यहाँ बच्चों को व्यस्त रखने के लिए तो हम ऐसे काम नहीं करवाएंगे, है ना, तो ये तो नहीं लग रहा। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है। गृह कार्य हेतु, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो पहला और तीसरे में कौन सा बेटर लग रहा है? तो ये है हमारा पहला। इसका एक रीज़न ये भी है कि कक्षा में हमने बच्चों को जो पढ़ाया सिखाया, हम बच्चों को अवसर दें कि उन्होंने उसको क्या आत्मसात किया, उससे क्या सीखा है। ये हमें कब पता चलेगा? जब हम अंत में उनको स्वयं करने के लिए कोई गतिविधि करने के लिए कोई अभ्यास कार्य देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां, किस विधि द्वारा कवि के हृदयस्थ भावों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? अभिनय विधि, कविता पाठ विधि, रसास्वादन विधि या सूत्र विधि? तो यहाँ हृदयस्थ भावों की बात की गई है, तो इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा रसास्वादन विधि। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना में प्रस्तावना का महत्व है। ठीक है, अब यहाँ प्रस्तावना से हम समझ सकते हैं, हमने जब तैयारी की है, नोट्स पढ़े हैं, तो प्रस्तावना, इवन जब हम लोगों ने बीएड की तो हमें साफ बताया जाता है कि प्रस्तावना का मतलब ही क्या है। आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए ताकि वो नए ज्ञान को स्वीकार करने में सुविधा प्राप्त करे। तो इसलिए हमारा पहला जो ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है। अगला, निम्न में से स्थूल और सूक्ष्म की ओर सिद्धांत है? संश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि। ठीक है, अब यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर बोला गया है। ठीक है, स्थूल से आप क्या समझते हैं? कुछ विशाल, और सूक्ष्म मतलब छोटा। तो किसी विशाल से छोटे की ओर ये हमारा होगा आगमन विधि। इसके बहुत सारे हैं उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये सारे हमें आगमन विधि की ओर ले जाते हैं। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है? तो मौन वाचन, आदर्श वाचन, समवेत वाचन और अनुकरण वाचन। देखो बाकी तीन पहले को छोड़ के जो है बाकी तीन तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पद्य में मौन वाचन करेंगे तो क्या आपको पद्य के नियमों पंक्तियों का
ज्ञान होगा नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर मौन वाचन जो है वो पद्य में प्रयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े समय के लिए छोटे से समूह को चुनता है और इस अवधि में किसी एक ही कौशल का उससे अभ्यास कराया जाता है, यह कौन सी अध्यापन प्रणाली है? तो इसमें क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर उस समूह को एक ही कौशल का अभ्यास कराया जा रहा है। ऐसा कब होता है? जब हम किसी भी अभ्यास में उस समूह के बच्चों को पारंगत करना चाहें, किसी बहुत कौशल प्रणाली में डालना चाहें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसका आंसर होगा सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली। नेक्स्ट, प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। हम आगमन विधि को प्रयोग विधि भी कहते हैं। आगमन विधि के बहुत सारे नाम हैं, हमें इसको आराम से और बहुत समझ के पढ़ना होगा ताकि इसके सभी नामों को हमें रटना ना पड़े और हमें पढ़ के ही समझ में आ जाए। अगला, अब देखिए यहाँ आपको एक गद्यांश दिया गया है, आपको ये पूरा पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा 11 से 15 के क्वेश्चन हम इसी में से करेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 11, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग शब्द का पता कैसे चलता है? आपने जब लिंग पढ़े होंगे तो इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया होगा, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। कोई भी शब्द है, अगर आप उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे और वो लिंग अगर स्त्रीलिंग जैसा है तो वो शब्द क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग जैसा है तो पुल्लिंग। जैसे अब आंसू बहते हैं, समझ नहीं आ रहा? ठीक है, मेरा आंसू बह गया, ना कि बह गई, तो ये पुल्लिंग जैसा लग रहा है। ठीक है, इसको रख लीजिए। फिर किताब पढ़ी, स्त्रीलिंग जैसा है। इज्जत गई, स्त्रीलिंग जैसा है। निराशा हुई, ये भी स्त्रीलिंग जैसा है। तो कौन सा नहीं है पूछा है हमें? ये नहीं का बहुत ध्यान रखना है, हम उल्टा नहीं करके आए। तो ये हमारा आंसर होगा आंसू। नेक्स्ट, जिगर के टुकड़े होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, यहाँ टुकड़े बिखर जाना, शारीरिक हानि होना, बहुत दुखी होना, जिगर विचलित होना। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बहुत दुखी होना। अगला क्वेश्चन, बाई साहब उपदेश कला में निपुण थे, उक्त वाक्य है। पूर्ण भूतकाल, आसन्न काल, हेतु हेतु मत भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पर पूर्ण निपुण थे को देखेंगे, ये पूर्ण रूप से एक भूतकाल का वाक्य लगता है, तो हम इसको सामान्य भूतकाल कहेंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। मैंने आपको लिंग देखने का पहले भी बताया था कि आप किस तरीके से देखेंगे, और इन चारों को आप जब वाक्य प्रयोग करेंगे, आप खुद करिए और देखिए कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना? तो नहीं मिलेगी, कोई स्त्रीलिंग जैसा है, पुल्लिंग नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर ज़िंदगी। अगला, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, मतलब कुछ किया होता तो ऐसा नहीं होता। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ये किस तरह के काल में आता है? हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है, अगला, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब यहाँ हमारे वाक्य के 3 प्रकार, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसमें अब कौन सा होगा? देखिए, देखो, साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और एक साधारण वाक्य में ऐसा होता है कि एक प्रधान और एक आश्रित वाक्य। मिश्र में क्या होता है? प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है जो मिश्र उस प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य में ऐसा नहीं होता है। साधारण वाक्य में क्रिया और कर्म देखे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम साधारण वाक्य का निर्धारण करते हैं। मिश्र में होता है कि एक प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। और संयुक्त में क्या होता है कि संयुक्त में 2, 3 या बहुत सारे साधारण वाक्यों का एक मेल होता है जो उस वाक्य को मिलकर बनाते हैं, लेकिन उसके सभी वाक्य जो हैं वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ये संयुक्त वाक्य होता है। चलो, ये थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? ये किस प्रकार का है? तो देखो, यहाँ पर एक तो आपको प्रधान वाक्य मिलेगा और बाकी उस पर आश्रित वाक्य जैसे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें मिश्र वाक्य में आश्रित वाक्य कौन से हैं? मतलब उपवाक्य जो कह सकते हैं या हम कि आश्रित उपवाक्य जो होते हैं प्रधान वाक्य पर जो आश्रित होते हैं, वो कौन सा है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी, वाक्य में प्रधान उपवाक्य कौन सा है? तो
अब जैसी करनी वैसी भरनी, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रधान वाक्य पूछा गया और इसका आंसर होगा हमारा वैसी भरनी। सेकंड, ऐसे हमारे बहुत सारे मुहावरे होते हैं जिनमें हम डिसाइड नहीं कर पाते कि प्रधान कौन सा होगा और उपप्रधान कौन सा होगा, है ना, या फिर आश्रित कौन सा होगा। तो इन मुहावरों में आपको जिनकी शुरुआत, जिनके सभी साधारण वाक्यों की शुरुआत योजक शब्दों से होती है, उनमें हमें क्या करना होता है कि उस दोहे, उस वाक्य का अंतिम वाक्य जो है उसको देखना होता है और वो उसका प्रधान वाक्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा होता है? सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित या मौखिक? इस प्रश्न को आप अगर स्वयं अपने ऊपर भी कोशिश करेंगे तो इसका आपको बहुत अच्छे से आंसर मिलेगा, सांकेतिक। अगला, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का? तो भाषा को हम अर्जित जो है वो समाज के द्वारा सबसे अधिक करते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक या भाषा में कमजोर? तो इसका आंसर है बहुभाषिक। भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपसी बातचीत, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की परीक्षा या समाचार पत्र पढ़ना? देखो, ये जो भाषा की कक्षा होती है ना, सबसे इंटरेस्टिंग कक्षा होती है। ये ओनली ऐसी क्लास है जिसमें आप आपसी बातचीत करेंगे, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगला, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, पाठों की अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता या आकर्षक चित्र? तो यहाँ भाषा की पाठ्य पुस्तक में पूछा है सबसे महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर हमारा होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? अब देखिए, यहाँ वाइगोत्स्की आया है। वाइगोत्स्की के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं वो समाजवाद, सामाजिकता, समाज इतना समाज बोलता है कि हमें आंसर देखते ही समाज अगर दिखता है तो हमारा फर्स्ट डॉट वहाँ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बाकी आंसर नहीं पढ़ने हैं, पर आपको एक बार वहाँ पर अपना श्योरिटी पॉइंट लगा देना है ना। और इसका आंसर भी हमारा यही है, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं। देखो, कोई भी जब ये ही ऐसा कुछ आता है तो ऐसा कोई हमारा आंसर डाउटेबल होता है, हमें ये लग ही नहीं सकता। बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल सही। हम किसी भी कहानी को जब कहते हैं तो बच्चे उसके बारे में चिंतन करते हैं और अपने ही नियम और जो उस कविता को सुनकर उनके माइंड में जो अच्छी अच्छी बातें आती है, अच्छे अच्छे कंक्लूज़न निकलते हैं, वो निकलते हैं। तो हमारा आंसर होगा 24 का फोर्थ। वाक्य होता है सार्थक शब्दों का योग, शब्दों का सार्थक योग, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो देखिए, कोई भी वाक्य कब बनता है? जब उसके शब्द सार्थक रूप में जोड़े गए हों। तो हमारा आंसर होगा सेकंड। निम्न में जो आपको ये गद्यांश दिया है, इसके क्वेश्चन आपको देखने हैं। 25 से 30 तक क्वेश्चन आपको इसी पे बेस्ड हैं। अच्छे से आपने गद्यांश पढ़ा होगा। 26 क्वेश्चन, नस्ल शब्द का पर्यायवाची शब्द है पूर्वज, असील, धर्म, शोक। इसको आप बहुत अच्छे से पर्यायवाची देख के जाएं। इसका आंसर है आपका असील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखिए, विशेषण क्या होता है? किसी भी संज्ञा सर्वनाम का विशेषता जो बताए वो विशेषण। ठीक है। अब इन चारों में आप अच्छे से देख सकते हैं कि पहला अजीम करिश्मे, ये करिश्मे की तारीफ कर रहा है, उसकी भी विशेषता बता रहा है ना। तो ये हमारा फर्स्ट होगा। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। इसका आंसर बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, उद्दंड चारण। नेक्स्ट, गलत का चयन करना है। यहाँ पे उपसर्ग दिए हुए हैं, दरबदर, दर इसका उपसर्ग है, बाद बा इसका उपसर्ग, बदनाम, बेवकूफ़ का उपसर्ग बे होता है, ना कि ब। तो इसका आंसर होगा गलत चुनना है आपको, ये आप हमेशा ध्यान रखें। 9 लाख का समास विग्रह क्या होगा? इसका आंसर होगा 9 लाख रुपए का मूल्य। ठीक है। ये हमारा पूरा
पेपर सॉल्व हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से अपने दिए हुए खुद के पेपर को टेस्ट कर सकेंगे। अपने मार्क्स आप कमेंट में शो कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपने बहुत ईमानदारी से पेपर दिया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तुरंत पता चल जाए। इसके बाद आपका इंग्लिश या फिर साइकोलॉजी दोनों में से किसी का भी पेपर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।